पॉइंट पे। आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर चौथा करने जा रहे हैं। इसमें लिखा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। मतलब घन की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है रेट क्या चेंज होगा वॉल्यूम में। तो आपकी दो चीजें यहाँ गिवन है। पहला, घन के किनारे में परिवर्तन गिवन है, तो आपको सबसे पहले घन की भुजा माननी पड़ेगी। आखिरकार आपने भुजा नहीं मानी तो आप नहीं लिख पाएंगे कि घन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक्सप्रेशन में आपको आयतन बताना है। एक बात तो ये रही, आयतन में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है और घन के किनारा मतलब भुजा में परिवर्तन दे रखा है, तो आप मानेंगे सबसे पहले घन की भुजा। हमने माना घन की भुजा x है। अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन को v से व्यक्त करते हैं। वॉल्यूम आपका क्या होगा, भुजा पे घाते 3, भुजा आपकी x है तो भुजा पे घाते 3। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए dv/dt। चूंकि आयतन में परिवर्तन चाहिए तो इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष। कहां से पता चला, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ये बात पता चलती है। तो आपको करना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² और इस x का दोबारा से dx/ क्या होगा dt। अब dx/dt का मान क्या है, तो प्रश्नानुसार हमें गिवन है कि आपने भुजा मानी थी x और इसका जो रेट है जो चेंज हो रहा है प्रति सेकंड वो कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें गिवन है, दिया है, चूंकि dx/dt बराबर गिवन है 3 सेंटीमीटर/सेकंड, ये गिवन है। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 में dx/dt का मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे, अब dx/dt का मान जब आप रखोगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² इंटू कितना, इंटू यहाँ पे 3 मतलब 9x² होगा। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा यानी कि जो आपकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा अगर 10 सेंटीमीटर इसका मतलब dv/dt x = 10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ रखिए 9 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 होगा। आंसर आपका क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 900। 900 के बाद में मात्रक आपका क्या, तो वॉल्यूम का आपका मात्रक होता है, भुजा पे घाते 3 और यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या, तो टी फॉर टाइम, तो आपका आंसर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब/सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। प्रश्न संख्या हमारी 5 लिखे, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्त के रूप में चलती हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। उस समय, इस क्षण का मतलब क्या है, उस क्षण समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल आपका वृत्त का क्या होता है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है πr²। वही फॉर्मूला आप लगाएंगे और ये किसका मान है, ये बड़े आसानी के साथ आप पता लगा ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला यही होगा πr² और वृत्त के अंदर त्रिज्या के अलावा और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी कि जो घटेगा और बढ़ेगा इसमें केवल एक ही है, घटने और बढ़ने का काम कौन करेगा, त्रिज्या। अगर त्रिज्या छोटी तो छोटा वृत्त, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा वृत्त। आप सबसे पहले तो मानेंगे त्रिज्या आपकी है कितनी, तो सबसे पहले मानेंगे वृत्ताकार तरंग की, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल
ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी ए अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी अगर चाहिए तो करेंगे क्या, टी के सापेक्ष अवकलन। कैसे पता लगा, तो ये सेकंड लिखा है ना नीचे, इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन आपका होगा डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 आपका आगे आ जाएगा तो 2 पाई आर, और आर का फिर से आप करेंगे तो ये आपका बनेगा डी आर अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब डी आर अपॉन डी टी का मान क्या है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिखा नहीं है तो आप पता लगाएंगे कि वही है, त्रिज्या का ही मान होगा, क्योंकि आर के अलावा और कुछ इसमें होता नहीं है। अब आप लिख देंगे, चूंकि हम लिखेंगे दिया है डी आर अपॉन डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ये गिवन है। समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, जैसे ही आप मान, तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी, डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर, इसका मान आपका 5 है तो ये आपका होगा कितना, 10 हो जाएगा पाई आर। अब इसके बाद में आपसे कह रखा है कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन तो इतना होगा, लेकिन उसने कहा है कि आपकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, तो आप लिखेंगे जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन देख लेंगे। लिखेंगे अगली जो लाइन हम लिखेंगे वो ये होगी, जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। आप अगर इतनी भाषा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, तब भी बात समझ में आ जानी चाहिए। डी ए अपॉन डी टी, आर बराबर क्या 8 सेंटीमीटर, यहाँ आर का मान रख दीजिए तो 10 पाई इंटू 8, वैल्यू आपकी आएगी 80 पाई। ए का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, कुछ ऐसे होते हैं। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस टी का मतलब ये हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां गिवन है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि जब आपकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तो आप बताइए परिधि में कितनी वृद्धि होगी, पेरीमीटर में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है और परिधि को आप किससे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे परिधि को व्यक्त करने के तरीके, कोई सरकमफ्रेंस लेता है यानी कि c, और कोई आपका p लेता है पेरीमीटर। तो आप जिससे भी लिखना चाहें, जिससे भी संकेत अक्षर दिखाना चाहें, इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस, वो भी वही होता है पेरीमीटर। आप जिसे भी लिखना चाहें लिख दीजिए। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा परिधि को, वृत्त की परिधि को c से व्यक्त करेंगे, c से व्यक्त करेंगे। अब जब c से आप व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई आर, यही तो फॉर्मूला होगा। आप अच्छे से जानते हैं किसके सापेक्ष अवकलन होने वाला है, तो यहाँ सेकंड लिखा है, इसका मतलब t के सापेक्ष कराइए। अब जब अवकलन आप कराएंगे तो ये होगा डी सी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई। r का क्या होगा, तो आप अच्छे से जान पाए, r का 1, लेकिन फिर से r का आप कराएंगे, r का क्या होगा डी आर अपॉन डी टी होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा डी आर अपॉन डी टी होगा, r का जो मान होगा। अब प्रश्नानुसार r की वैल्यू हमें गिवन है, प्रश्नानुसार डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये समीकरण 1 है, लिख देंगे समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, जैसे ही आप डी आर अपॉन डी टी का मान रखेंगे
तो आपका वैल्यू ये बनेगा, क्या बनेगा, dc/dt बराबर 2 पाई, r की जगह वैल्यू लिखेंगे 0.7 हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.4 पाई। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे कि r का मान अप्लाई आपने क्यों नहीं किया? अप्लाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि r यहाँ पे है ही नहीं। अगर क्षेत्रफल पूछता तो r की वैल्यू आपको अप्लाई करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक आयत की लंबाई x से रिप्रेजेंट किया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और चौड़ाई y है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब इसने दो मान आपसे पूछे हैं। पहला आयत का परिमाप और दूसरा आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर और नीचे आपका मिनट लिखा है। मिनट का मतलब आप समझ गए, टी के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मानेंगे क्या, तो आप मानेंगे क्या, उसने गिवन किया है लंबाई x है और इसके बाद में चौड़ाई आपका क्या है, p है। परिमाप को आप किससे लिखेंगे, तो p से आप व्यक्त कर दीजिए। लिखेंगे आयत के परिमाप को p से तथा आयत के क्षेत्रफल को a से व्यक्त करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप p से किसको दिखाएंगे, a को किससे दिखाएंगे। अब अगली बार जो हमारी होगी वो ये होगी, आयत का परिमाप कितना होता है। तो आयत के परिमाप को आप जानते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी है, x, चौड़ाई आपकी कितनी है, तो भाई लिख दीजिए, और परिमाप को आप p से व्यक्त कर दीजिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा इसका t के सापेक्ष में अवकलन। क्या होगा, तो ये होगा dp/dt, 2 के स्थान पर 2, x का आपका होगा dx/dt, y का आपका होगा dy/dt। अब dx/dt का मान क्या है, dy/dt का मान क्या, तो दोनों बातें अभी हम आपको बताते हैं, बेहद आसान है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे dx/dt का मान क्या है, तो dx/dt का मान बिल्कुल आसान है। प्रश्नानुसार dx/dt का मान क्या है, तो x जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तो आप माइनस लगाएं, माइनस के 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद में dy/dt का मान क्या होगा, तो dy/dt का मान यही देख लेते हैं, क्या होगा dy/dt, चौड़ाई y है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव रखिए, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट लिख दीजिए दोनों बातें। इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 कह दें तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में dx/dt तथा dy/dt के मान रखने पर, तो जब आप मान रखेंगे, यहाँ मिनट कर लीजिए, सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो याद रखिए क्या होगा, dp/dt इक्वल टू 2, dx आपका पहले था ये -5, dy आपका कितना है, 4 है। इसको जब आप लेस करेंगे तो -1 आएगा, इसका मतलब ये -2 क्या, तो p पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, अपॉन यहाँ मिनट है तो आप मिनट लिख दीजिए, सेंटीमीटर अपॉन मिनट। इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या फिर ऐसे लिखिए 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। माइनस चिन्ह क्या बताएगा, घटने को बताएगा माइनस चिन्ह। अब इसके बाद में हम लोग क्षेत्रफल को देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल आपका क्या है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो आयत के क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है A बराबर एरिया A फॉर एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब क्या, लंबाई का मतलब आपका x है, इसके स्थान पे आप x लिखेंगे। चौड़ाई का मतलब आपका क्या, तो चौड़ाई के स्थान पे आपका y है,
यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे या लिखेंगे। अब यहाँ सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आप इसका अवकलन जब टी के सापेक्ष में कराएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फलन बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फलन आपको लगाना पड़ेगा। क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी बराबर पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो वैल्यू आपकी आएगी डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, प्लस का निशान दूसरा फलन, ये इनटू का निशान है दूसरा फलन, पहले का अवकलन, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब x का वैल्यू उसने कहा है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है तो लिखेंगे जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर तो आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन तो डी ए अपॉन डी टी, एक्स बराबर 8 और y बराबर कितना है 6, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। x की जगह पे 8 रखिए और dy का मतलब dy अपॉन डी टी आप जानते हैं 4 होगा, लिख दीजिए। इसके बाद में y का मान आपका 6 है, यहाँ पे लिखें dx अपॉन डी टी का मान कितना होगा -5, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 32 माइनस का 30 तो आपका 2 आएगा, 2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है तो आप मिनट लिखिए, मिनट। आंसर आप अंत में क्या लिखेंगे, आंसर आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव निशान है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। अच्छा, आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। आज हम आर्मी पेपर सेट नंबर 11वां करने जा रहे हैं। अभी तक 10 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये रहा, इसमें लिखा है यदि लॉग इसका बेस आपका 10 है, यहाँ x बराबर a, तो पूछता है आपसे कि x का मान क्या होगा। कई बार इस क्वेश्चन को कर लिया गया है, पहले भी आपको बताया गया था। जब आप यहाँ से लॉग को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जो इसका आधार होता है, जो भी इसका आधार है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। इधर आपका आधार क्या था, तो 10 था, 10 इधर लिख लिया, और जो आपका इधर लिखा है RHS में, इसको पावर के रूप में लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। फिर से सुन लीजिए, जो आपका बेस होता है, आधार होता है, इधर लिखना पड़ता है, इधर RHS में जो भी है इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। ये आपका x का मान रहा। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न ये है, इस प्रकार से गुणनखंड आपको बताने हैं। 4k² - 4k + 1k गुणनखंड बताइए। इसको 0 के इक्वल रखिए। आप क्या करेंगे, 4 × 4 जानते हैं अच्छे से, 2 और 2 आपके गुणनखंड बन गए। 4k² - 2k - 2k + 1 = 0। 2 2 बना लीजिए यहाँ जोड़ों के रूप में, तो आप ले लेंगे कॉमन 2k, तो आपका आंसर होगा 2k - 1, इधर -1 कॉमन, 2k - 1। तो आपके गुणनखंड कुछ ऐसे आए, 2k - 1 2k - 1, ये आपका आंसर रहा। आप चाहें तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको एक श्रेणी दे रखी है, 125 है, 64 है, 27 है, यहाँ 8 है। आप अच्छे से जान पाए कि 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब आपका, ये 27 है 3 का क्यूब, ये आपका 2 का क्यूब, इसका मतलब यहाँ आपका क्या होने वाला है, 1 का क्यूब। मतलब आप 1 यहाँ पे फिलअप करेंगे, 1 होगा इसका आंसर। अब इसके बाद में 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण हैं और प्रत्येक 40 डिग्री है, तो चौथा कोण बताइए। आपसे लिखा है कि 3 कोण जो है 80-80 डिग्री के हैं, इसका मतलब तीनों कोणों का योग आपका कितना हो गया, 240। और जो चौथा कोण आपसे पूछ रहा है, इसको हमने x मान लिया। और आप अच्छे से जानते हैं कि इन चारों कोणों का जो योग होता है आपका, वो 360 होता है। x बराबर वैल्यू क्या होगी, 360 में से आप लेस कर देंगे 240, तो आपकी वैल्यू बचेगी
120 डिग्री। यही आपका प्रॉपर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5वां प्रश्न हमारा यह है, आपको जोड़ना है। कुछ इस प्रकार से बात लिखी है, एक एक साथ यहाँ कम होता हुआ चला गया है। क्या करेंगे, कितनी बार है, तो 4 बार है। 7 चौको 28, 8 लिख देंगे, 2 हासिल हो गया। 7 7 14, 7 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 का मतलब फिर से 2 हासिल है। यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाइए, 14 14 और 2 16, 16 मतलब 6 हासिल आपका 1 रहेगा। 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 86 38 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा लिखता ये, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा आपकी दे रखी है 40 और दूसरी भुजा है 10। यानी कि लेंथ आपको 40 हो सकता है, लेंथ रही हो या फिर आपकी ब्रेड्थ हो यानी कि चौड़ाई। एक 40 है तो दूसरी आपकी 10 है। पेरीमीटर बताना है आयत का, तो आयत का परिमाप होता कितना, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2। एल और बी को जोड़िए तो आपका 50 आएगा, 50 का 2 में गुणा करिए तो आपका आंसर 100 सेंटीमीटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 7वां, रेलगाड़ी से संबंधित है। इसमें उसने लिखा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है खंबे को, किसी खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे या मानव को पार करे, तो इसमें एक ही कंसेप्ट होता है। इसमें जो दूरी लिखनी पड़ती है वो रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होती है वही आपको दूरी के स्थान पे लिखना पड़ता है। ये आपका खंबा रहा, अगर ये आपका खंबा है तो ये पार कब कर पाएगी, जब रेलगाड़ी अपने बराबर डिस्टेंस कवर करेगी तब पार कर पाएगी। तो आपको गिवन है, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलने का काम कौन करेगी, तो ट्रेन करेगी। तो चाल उसकी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख रहा है कि गाड़ी की लंबाई बताइए, तो हमें पता नहीं है यानी कि डी होगी। और इस तरफ लिखा है 25 सेकंड लगते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे। कैसे आप चेंज करेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 का, ये मीटर प्रति सेकंड आपका बन गया। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 18 दूना आपका 36 हो गया, ये 25 है, 5 दूना 10 यानी कि 250 मीटर। ये रही आपकी ट्रेन की लंबाई। अब अगला हमारा प्रश्न है, लिखा है 25 टोकरी यानी कि जो वर्क है आपका वो 25 है, 35 दिनों में तैयार करती है। तो फॉर्मूला आपका होता है MDH/W। जो काम है वो काम आपका कितना है, 25 टोकरी बना रही है स्मिता, और कितने दिन लेती है, 35 दिन लेती है। काम जो होता है उसे आप नीचे लिखिए। इसके बाद में लिखा है 110 टोकरी के लिए, यानी कि अगर काम 110 टोकरी बनाना हो तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। आसान सी बात है, 5 से काटेंगे और ये आपका 22 हो जाएगा। 5 से जब काटेंगे, 5 7 35, 22 का आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसमें, 7 में, तो आपका कितना बनेगा, 154 बनेगा। कर लीजिए, 154 ही आएगा। दिन आपको लगेंगे कितने, 154। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक तोता 28 रुपये 40 पैसे में बिक्री के लिए रेडू 25% लाभ कमाती है, बिक्री कर देती है 28 रुपये 40 पैसे में, तो तोते का क्रय मूल्य बताइए। तो आपसे सीपी पूछा गया है तोते का। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीपी आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य आपका क्या होगा। यदि सेलिंग की बात कर लें, 28 रुपये 40 पैसे रही है और प्रॉफिट आपका रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर SP माइनस CP अपॉन CP गुणा 100। यही तो होता है, कई बार बताया गया है। SP आपका है 28.4, CP आपको निकालना है तो X मान लीजिए CP को, गुणा यहाँ पे 100 है और इधर आपका लिखा है 25। आप क्या करेंगे, इस 25 से इस 100 को काटेंगे, आपका 4 आएगा। इधर आपका x बना रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस के 4x, 4 चौको 16 हो गया, चरवट 32 हो गया, 32 और 1 33, और इसके बाद में 3, 4 दूना 8, 8 और 1 8 और 3 आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब आप क्या करेंगे,
अब आप पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका बनेगा कितना 5x इक्वल टू 113.6। 0.6 को आप हटा दीजिए, पॉइंट जो है हटा दीजिए, अपॉन में 10 लिख दीजिए। इधर आपका कितना है 5 है, मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी के साथ हम कह देंगे 5 का जब आप भाग लगाएंगे, 5 दूना आपका हो गया कितना 10 हो गया, यहाँ 1 बचेगी, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, दशमलव आप लगा देंगे और 5 दूना 10, अपॉन में आपका कितना है तो 10 है। आप अगली लाइन क्या करेंगे तो आप इस 10 को हटाएंगे, जब 10 को हटाएंगे एक अंक और आपका दशमलव का खिसकेगा, तो आपका आंसर आने वाला है 22 रुपया 72 पैसे। ये होगा आपका सीपी। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपका 10वां जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग आपका 266 है। क्रमागत है तो पहला आप मान लीजिए पूर्णांक x है और इसमें एक ऐड करेंगे तो x + 1 होगा अगला, फिर x + 2 होगा और इसके बाद में x + 3 होगा। कह रहा है कि सभी का योग 266 है। इन सब का जब आप योग कर देंगे तो इसका वैल्यू आपका 266 है, तो जब ऐड करेंगे तो ये आपका 4x आएगा। 3 2 5 और 1 कितना हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, इक्वल टू 266। तो 4x बराबर आपकी वैल्यू आएगी 260। x बराबर आपका क्या होगा तो 4 से जब काटेंगे 6 बार ये जाएगा और 4 पंचे 20 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है तो पहला पूर्णांक आपने x माना था, तो आपसे यही पूछा गया था 65 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, सरल करना है। इसमें सरल करना है, लिख रहा है कि 3 - 5 + 2 × 3 + 5 - 2। सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। आप जानते हैं वर्डमस नियम से ब्रैकेट आप सबसे पहले हल करेंगे। 5 और 2 आपका कितना हो गया 7, तो ये -7 और 3 का आपका मल्टीप्लाई 7 या 21 हो गया, + 5 - 2 है। अब क्या करेंगे, 21 आपका माइनस का है, 5 प्लस का 5 और 3 हो गया आपका 8, लिखेंगे माइनस के 23 और प्लस के आपके 8 हैं। 23 में से जब 8 आप लेस करेंगे तो आपका माइनस का 15 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा समाप्त होता है 41। अब चलते हैं, यानी कि 11वां क्वेश्चन था, अब 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिख रहा है 0.5 की पावर 4, पॉइंट है 0.5 और इसके बाद में माइनस के निशान इधर लिख रहा है 0.4 की पावर 4, अपॉन में इसने लिखा है 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2। आप इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि आप 4 बार गुणा करेंगे? नहीं, इतना समय वहाँ नहीं होता है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ वर्गांतर यूज़ करिए। क्या करिए? वर्गांतर यूज़ करिए। क्या होगा वर्गांतर? तो 0.5 यहाँ इस प्रकार से लिख लीजिए 4 को, इधर इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए। जैसे ही आप इस प्रकार से लिख लेंगे तो a² - b² बन जाएगा। a² - b² जब आप कर देंगे तो बड़े आसानी के साथ जो आपकी हर में व्यवस्था लिखी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको आप a कहिए, इतना आपका लिखा है इसको a कहिए, और ये आपका जो लिखा है इसको आप b कहिए। तो ये a का स्क्वायर और ये आपका b का स्क्वायर, तो आपका बनेगा क्या a - b और a + b। जब a - b आप करेंगे तो आप कहेंगे 0.5 का स्क्वायर, जो आपका लिखा है कुछ इस प्रकार से 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। ये आपका बना क्या? ये आपका बना a + b। इसके बाद में अगला ब्रैकेट चालू होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये आपका दूसरा ब्रैकेट है। अपॉन में आपका लिखा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको सरल कर सकते हैं। इसको भी सरल करने के लिए आपको दोबारा से वर्गांतर लगाने की ज़रूरत है, या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए। दोनों बातें हैं, कोई वर्गांतर लगाएगा लग जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका आंसर होगा 0.25 और यहाँ लेस करना पड़ेगा 0.16। जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 0.09, ये आने वाला है। अब 42 क्वेश्चन के बाद में अब हम चलते हैं 43 नंबर पर, यानी कि ये आपका 13वां प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है घनमूल आपको निकालना है 216 और इधर ट्रिपल
0 है। अगर यहाँ घनमूल ना होता तो वर्गमूल होता तो बड़े आसानी के साथ दो दो के जोड़े बनाते, लेकिन यहाँ घनमूल है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका रहेगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, इधर 10 गुणे 10 गुणे 10 आप कर देंगे, 3 3 के जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे, तो आपका आंसर 6 गुणे 10 मतलब 60 होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न रहा, x का मान बताना है और अनुपात के रूप में वैल्यूज इसने दे रखी हैं 8:9, x अनुपात आपका 18, x का मान बताइए। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको आप बराबर समझ के चलिए। ये क्या है, ये बराबर का निशान है, लगा लिया। इधर आप करेंगे 8/9, इधर आपका है x/18, 9 दूना 18 कर दिया हमने, x बराबर वैल्यू 8 दूना आपका हो गया 16। ये क्वेश्चन नंबर 14वां समाप्त होता है। अब 15वें की तरफ चलते हैं। अंडर रूट में व्यवस्थाएं लिखी हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ 60 लिखा है, इसके बाद में इसने लिखा है 15 माइनस अंडर रूट 135 बराबर अंडर रूट x। तो आपको बताना पड़ेगा x का मान क्या है। बहुत आसान सी बात है, x का मान आपको बताना है। सबसे पहले इनके फैक्टर करिए। इनके फैक्टर क्या होंगे, तो 15 चौको 60 होता है, तो आप लिखेंगे 15 चौकों का मतलब 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद में आपका ये कितना रहा, तो ये आपका 15 है, और ये 15 निम्मा 135 होता है, 15 गुणे 3 गुणे 3 बराबर अंडर रूट x। अब आप देखेंगे कि सभी में एक फैक्टर कॉमन है, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15। तो इसमें होगा क्या, देखिए और समझिए। यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√15 लिख सकते हैं। फिर आपका है अंडर रूट 15, यहाँ आपका है 3 अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट x। ये 2 अंडर रूट 15 और ये 1 अंडर रूट 15 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये आपका बनेगा कितना, 3 अंडर रूट 15, और ये आपका माइनस का 3 अंडर रूट 15 गिवन है। तो आप अच्छे से जानते हैं ये कैंसिल आउट होगा। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे आपने कर दिए 3, तो हम उनको बता देते कैसे कर दिए। यहाँ आप अच्छे से देख पाए कि अंडर रूट 15 आपका कॉमन है, ले लिया आपने। यहाँ से आपका 2 बचेगा, प्लस का निशान, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, इसलिए 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 अंडर रूट 15 बनेंगे। और आप एक और अच्छे से बात जानते हैं कि आखिरी में एक जैसी चीज़ें हैं तो ये जुड़ और घट सकती हैं, इनमें भाग और गुणा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 था, इसका आंसर क्या बनेगा, तो ये आपका वैल्यू 0 अंडर रूट x, तो x का वैल्यू भी आपका 0 ही रहेगा, x बराबर 0। इस तरीके से आर्मी सेट नंबर आपका 11वां जो था, ये सेट नंबर 11 जो था वो समाप्त होता है। सेट नंबर 12वां देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, a की आयु b से 25% कम है। अब इसने लिखा है a की आयु b से 25% कम है, तो सबसे पहले आप 25% की भिन्न निकालिए। कैसे निकालेंगे, 25 और बटे कर देंगे 100, 25 चौको आपको हो गया 100। ऐसा कम है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। कौन कौन कैंडिडेट है, तो आपका एक A है और दूसरा आपका B है। कम कौन है, A की आयु B से कम है, इसका मतलब A का आयु आपको कम लेना और B की आयु ज़्यादा लेनी है। तो B की आयु आपकी 4 हो गई, 4 में से 1 कम करिए, तो इसका मतलब A का जो आयु होगा वो आपका 3 रहेगा। इसके बाद में वो पूछ रहा है B की आयु A से कितने % अधिक है। B की आयु A से कितनी ज़्यादा, तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा। किससे, B की आयु A से जिससे हो उसको अपॉन में करिए, गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें वो लिख रहा है, हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है, यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है। इसने लिखा है एक तरफ हिमांशी है और दूसरी तरफ प्रियंका, एक की आयु 3 है और एक की आयु 5 है। अब वो कह रहा है कि दोनों की आयु का योग, यानी कि 3 और 5 मिलकर आपका 8 हो गया, 8 = 80 है, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, तो 10 वर्ष रहेगी। अब इसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद हिमांशी की आयु तथा प्रियंका की आयु बताइए। तो हिमांशी की वर्तमान आयु आपकी कितनी है, ये आपकी वर्तमान आयु, तो 1 बराबर जब 3, तो 3 बराबर आपका कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये किसकी उम्र रही, तो ये हिमांशी की उम्र रही। इसके बाद में अगर बात करें प्रियंका की, तो प्रियंका आपकी 5
1 बराबर 10 तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 50 वर्ष हो जाएगा। 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद इन दोनों की उम्रें 10-10 साल बढ़ जाएंगी। तो 10 वर्ष बाद यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद हिमांशी आपकी हो जाएगी 30 में 10 जोड़ेंगे तो 30 + 10 बराबर 40 वर्ष। और प्रियंका की अगर बात करेंगे तो 50 + 10 बराबर वैल्यू आपकी होगी 60 वर्ष। ये आपके आंसर रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। कुछ नहीं था, हिमांशी प्रियंका 3:5 के अनुपात में इनकी आयु थी। इनकी आयु का योग 80 था, यानी कि आप जोड़ेंगे तो 8 बराबर 80, 1 बराबर आपका 10 हो गया। तो हिमांशी आपकी 3 यहाँ पे है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में है, इसकी वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। प्रियंका की आपकी उम्र 50 होगी। 10 साल बाद दोनों की उम्रें बढ़ेंगी, इसका मतलब ये 30 से 40 साल और प्रियंका 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 साल की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद में थर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा लिखा है, एक आपको सीरीज गिवन है 5 + 8 + 11, यहाँ 14 है और कह रहा है कि 22वें पद का योग बताइए। 22वें पद का योग तो आप अच्छे से जानते हैं, आप चेक करेंगे ये सीरीज आपकी कैसी है, एपी है या फिर जीपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। अगर समान अंतर है आपके तो आप कहेंगे ये एपी है। 5 में आप ऐड करें 3 तो 8 बनेगा, 8 में 3 ऐड करें तो 11 बनेगा, 11 में 3 ऐड करें तो आपका 14 बनेगा। तो इसका मतलब ये आपकी सीरीज आपने तय कर ली, ये आपकी एपी है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसमें फॉर्मूला आपका क्या होता है उसको बता देते हैं जल्दी से। ए बराबर आपकी वैल्यू 5 हो गई, पहला पद ए बोला जाता है। इनके दो पदों के बीच में जो आपका अंतर है उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, वो आपका कितना है तो 3 है। कौन से पद की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है 22वें पद के लिए। इनके बीच में किसका निशान लगाए तो प्लस का, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। S का मतलब सम है, n पदों का जो सम, n के स्थान पे आपका कितना है तो 22 है। a का वैल्यू पता, इसके बाद में आपको वैल्यू पता है d का, सभी को आप पुटअप करिए, वैल्यू को रखिए। n बराबर 22, 22/2 का मतलब 11 होगा, 22/2 का मतलब 11 होगा। एक ही स्थान पे आपका 5 है तो 5 दूना 10 हो गया। n-1 मतलब 22 - 1 21 होगा, 21 में 3 का गुणा तो 63 होगा। वैल्यू आपकी ये हो गई 73, 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 × 33, 11 × 7 = 77, 77 और 3 आपका कितना हो गया 80 हो गया। ये आपका 803 आंसर रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। चौथे प्रश्न में आपको गुणनखंड बताने हैं। लिख रहा है 5x² - 32x + 12। करेंगे क्या आप, तो 12 और 5 के ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं जिससे 32 आपका बन जाए। 12 का मतलब 2 दूना 4 तिया 12 और इधर 5 करेंगे तो होगा क्या, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 और 2 आपको मिलके बनाने हैं कितने 32 बनाने हैं। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अभी आपको बताया था, क्या बताया था, आपने करने हैं 30। 30 का मतलब आपका हो गया 2 दूना 4 तिया 12 और इधर क्या होगा 5 होगा ये वाला, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, इधर लिखेंगे 30x माइनस का 2x प्लस का 12। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। यहाँ से वैल्यू कॉमन होगी आपकी कितनी, तो यहाँ वैल्यू आपकी कॉमन होगी कितनी 5x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या तो x - 6 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, x - 6 बचेगा, x - 6 और एक ब्रैकेट में 5x - 2। ये आपके गुणनखंड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका समाप्त होता है चौथा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सीधे 5वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका 18 है और इसके बाद में क्षेत्रफल आपको बताना है। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है खास, इसको पहले जान लीजिए। ये आपका समबाहु त्रिभुज रहा और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए है तो ये सभी भुजाएं इसकी तीनों बराबर होंगी। अब परिमाप का मतलब होता है सभी चारों तरफ की माप। जब चारों तरफ की आप माप करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग आपका 3a होगा और इक्वल टू आपके 18 के हो जाएगा। ए बराबर यानी कि भुजा ए बराबर वैल्यू आपकी 6 आई। इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी कितनी है 6 है, तो 6 × 6 कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 × 6 और ये 2 × 6, 3 × 9
√3, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आप स्क्वायर कर लिखिए, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका होता है कंप्लीट। अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें लिख रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक व 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर है, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेंथ और इधर रही आपकी ब्रेड्थ। आपने मान लिया ये आपका x है, इसमें लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना, तो चौड़ाई से 3 गुना मतलब अगर ये x है तो ये आपका 3x हो गया। 3 गुने से 6 कम है तो 3x - 6 कर दीजिए। परिमाप का आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 L प्लस आप b कर देंगे तो 2 के स्थान पे 2, L का मान आपका कितना, तो L का मान आपका होगा 3x - x, लिख दीजिए, प्लस x कर दीजिए। इधर आपका है 148, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 4x और माइनस के 6 इधर आप करेंगे तो यह 80 हो जाएगा, -6 इधर 80 बनेगा। और इधर आपका है 4x, x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आई 20। अब वो पूछता क्या है, वो पूछता है बताइए लंबाई एवं चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई आपकी कितनी है, चौड़ाई आपकी कितनी है x, तो इसका मतलब ये आपकी चौड़ाई रही। लंबाई की अगर बात कर लें तो लंबाई आपकी क्या होगी, तो 3x का मतलब 20 दिया, 60 - 6 आप करेंगे तो इसका मतलब ये आपकी 54 सेंटीमीटर रहेगी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारी 7वीं लिखिए कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, इसका आयतन व भुजा कितनी गुना बढ़ जाएगी, आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि शुरुआत में त्रिज्या हमारी r है, इनिशियल प्रारंभ में मान लेंगे त्रिज्या हमारी कितनी है, 1 है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब दुगना तिगुना तो तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि पहले त्रिज्या कितनी थी, तो मान ली हमने 1 से कैलकुलेशन आसान होगी। तो प्रारंभिक आपका आयतन कितना हो जाएगा, गोलाकार है तो 4/3 πr³, 1 का क्यूब करिए तो वैल्यू आपकी आएगी 4/3 पाई। अब अंतिम की अगर बात करें तो r, वो कहता है कि r को दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। तो r बराबर जब आप 2 कर देंगे तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपका कितना होगा, 8 होगा। अब देख लीजिए 4/3 पाई इसका कितने गुना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये इसका 8 गुना है, क्योंकि इन दोनों में यही कॉमन है। अब बचा कितना आपका 8 गुना, ये आपका 8 गुना आंसर प्रॉपर इसका रहने वाला है। अब 8 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। 7 हो चुके हैं कंप्लीट। 8 नंबर पे लिखा है x² - 13x + 42 = 0। 7 × 42, 7 और 6 13 हो गया। x² - 7x - 6x + 42 = 0। x कॉमन लीजिए, x - 7 - 6, यहाँ कॉमन x - 7, आपका आंसर होगा x - 7 x - 6, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिख रहा है कि tan थीटा बराबर, उसने गिवन किया है tan थीटा बराबर 12/13। आपसे पूछता है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस के sin थीटा, ये पूछता है आपसे। आखिरकार sin की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला tan थीटा बराबर। sin की वैल्यू आपकी सामने मिलेगी, ये 12 है, cos की वैल्यू आपके सामने मिलेगी, ये 13 है। तो sin की वैल्यू आपकी 12, cos की वैल्यू 13, cos थीटा बराबर 13 - 12, तो ये आपका जोड़ के 25, 25/1 का मतलब 25 ही होता है। क्वेश्चन संख्या हमारी 10 कंप्लीट होती है। अब 11वें की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, एक 60 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर गुणा 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको एरिया बताना पड़ेगा कहाँ आपको पत्थर लगवाने हैं। तो पत्थर हमें लगवाने हैं 60 मीटर गुणा 6 मीटर लंबे, चौड़ा जो बरामदा है 60 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, इसका मतलब आपके पास में ये एरिया है। अब एक पत्थर की डायमेंशन क्या है, तो एक पत्थर की डायमेंशन है 10 डेसीमीटर, इसकी लेंथ है डेसीमीटर, और 9 डेसीमीटर आपका ये इसका क्या है, चौड़ाई है। ये सब आपको बनाने पड़ेंगे मीटर में। तो डेसी का मतलब आपका कितना होता है,
तो 1/, करके लिखेंगे। यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 60 गुणा 6, इसके बाद में यहाँ लिख रहा है 10 गुणा आपको 9, कितने लगेंगे पत्थर तो हमको ये पता नहीं है, अपॉन में आप 10-10 कर लेंगे मीटर बनाने के लिए, कर लिए। एक जीरो से एक जीरो आपकी कैंसिल हो गई, यहाँ 9 लिखा है तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 इधर हो जाएगा। तो आपको आंसर बताना है तो कैसे आएगा, 2 दूना 4 और इधर डबल जीरो आप कर लेंगे तो कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 400। ये अपॉन 10 आपको समझ में आ जाने चाहिए, डेसी लिखा है, डेसी का मतलब होता है 1/10, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है अपॉन में, तो आपका आंसर होगा 400। अब क्वेश्चन संख्या 12वें की तरफ चलते हैं। तो 12वें में लिखा है यदि दो संख्याओं का योग 97 है, तो दोनों संख्याएं हमने मान ली x और y है, इनका योग 97 है, अंतर आपका 37 है, तो दोनों का अंतर हमने कर दिया 37 है। इसको काट दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पे कितना होगा, 134 होगा। कर दिया हमने, x बराबर 6 और 7 यानी कि 67 आ जाएगा। x बराबर 67, उनका गुणनफल पूछ रहा है, 67 वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, यानी कि y का मान आपका होगा 97, यहाँ 97 माइनस आपको y करना है, यानी कि 67 करने हैं, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो यहाँ पे 30 आ जाएगी। अब इन दोनों का गुणनखंड यानी गुणनफल करना है, x इंटू वाई करना है, 67 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 3 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी कि 20-10 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है एक व्यापारी सामान का दाम 20% लागत से अधिक लिखता है, वह ग्राहक को कितनी छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, छूट का परसेंटेज बताइए। क्रय मूल्य से वो 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य आपका 100 है, तो इसका मतलब इसने अंकित कितना किया, मार्क आपने इसका आइटम किया है 120 का। अब वो कहता है कि 8% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है, तो बताइए छूट कितनी दी। 8% का लाभ, प्रॉफिट 8% का, इसका मतलब वो सेल कर रहा है आपका 108 में, 100 रुपया खरीद मूल्य, 20% ज़्यादा अंकित कर दिया, मार्किंग उसने की है 120 रुपए की। इसके बाद में कह रहा है कि 8% उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका 108 है, कितनी छूट दी, 120 की मोहर लगाई, इसके बाद में 108 का बेचा, इसका मतलब उसने 12 रुपए छोड़ दिए। अब छोड़ेगा किस पे, तो छोड़ेगा ना अंकित मूल्य पर, जिसकी मोहर है उसी के ऊपर छोड़ेगा, तो 12/120 गुणा 100 कर दीजिए, 1 0 ये कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10% की उसने छूट दी, यानी कि डिस्काउंट आपका है कितना, 10%। क्वेश्चन नंबर अब 14वें की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट हमारा इस क्वेश्चन है सेट नंबर 12 का। लिखता है a + b बराबर 9 और इसके बाद में ए बी बराबर आपका 20, तो बताइए a² + b² बराबर व्हाट, क्या होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, a की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, आपको a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आप 4 मान लीजिए, 5 और 4 9, वैलिड दोनों इक्वेशन है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर 41 रहेगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया, 41। क्या किया हमने, 20 के गुणनखंड कर लिए 5 और 4, अब 5 और 4 यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 9 बन रहा है, तो कह देंगे a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है a का वैल्यू 4 रहे, b का 5, लेकिन आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतिम प्रश्न सेट नंबर 12 का ये रहा आपके सामने। लिखता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या बराबर n(n-3/2)। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। इस तरीके से सेट नंबर 15 कंप्लीट। पहुंच करो जाइयो, कहूँ नहीं है। आज हम 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8वां करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हम पढ़े देते हैं। इसमें लिख रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा आपको दिया गया है और जो सदैव कैसा रहता है, गोलाकार है। पहले भूमिका तैयार कर लेते हैं, क्या क्या इसमें मुख्य बातें। गोलाकार है, अगर गोलाकार है तो गोले का आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है आगे, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेंटीमीटर भरकर फुलाया जाता है। तो इसमें बात दे रखी है कि पंप से जब इसको फुलाया जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, आप समझ गए होंगे।
अगर सेंटीमीटर क्यूब है इसका मतलब ये आपका आयतन हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो इसका क्षेत्रफल मतलब निकालते, सेंटीमीटर क्यूब है इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका आयतन का वैल्यू गिवन है, यानी कि ये आपका होगा डीवी अपॉन dt, नीचे सेकंड इसलिए ये डीवी अपॉन dt बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये दे रखी है, आगे लिखता है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, रेट आपको बताना है, रेडियस में क्या चेंज होगा यानी कि dr अपॉन dt बताना है। कब बताना है, जब वो कह रहा है कि जब त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि r की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये मुख्य बातें रही, तो अब एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, गोला की त्रिज्या मानेंगे r, इसके बाद में गोले का आयतन भी मानेंगे, दिया है लिखेंगे, इसके बाद में v बराबर 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, वैल्यू रखेंगे, r का मान रखेंगे, r बराबर 15 पे वैल्यू आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहली बात है इंपॉर्टेंट आपको मानना पड़ेगा, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तथा आयतन v है, v से व्यक्त किया गया है। हम जानते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा, क्या होगा, dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई, ये आपका आगे निकल आएगा, r क्यूब का करोगे तो 3r² dr अपॉन dt, यही तो होता है, आप सब लोग जानते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपकी वैल्यू क्या आई, 4/3 पाई dr अपॉन dt। इसे आप कहिए समीकरण नंबर 1, इसे आप क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब आपको चाहिए क्या है, तो अब आपको चाहिए dr अपॉन dt का मान। अब यहाँ पे जब वैल्यू आप क्रॉस कर देंगे तो dv अपॉन dt का मान आपका आएगा 4 पाई, 4 पाई के बाद क्या है, r² है और dr अपॉन dt है। यहाँ से आपको चाहिए क्या, dv अपॉन dt बराबर तो आपको गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि दे रखा है हमें इसका मान 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गिवन था, तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, चूंकि dv अपॉन dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब जब आपको dr अपॉन dt चाहिए तो dr अपॉन dt को एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी की वैल्यूज को दूसरी तरफ, तो 900 अपॉन 4 पाई r², इधर होगा dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt जो ज्ञात करना है वो कब ज्ञात करना है, जब r का मान आपका 15 गिवन है। लिखेंगे जब r बराबर 15 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना गिवन है, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो dr अपॉन dt r बराबर 15, लिखेंगे आप 900, इधर आपका 4, पाई की जगह पाई है, r की वैल्यू आपकी 15 है, तो 15 का 2 बार मल्टीप्लाई, 15 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 चौको 60, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 1/पाई। अब 1/पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 1/पाई को आप कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 22/7, 7 आपका ऊपर हो जाएगा, 7 बटे कितना 22, होगा क्या, r का मतलब होता है सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में, और यहाँ t है, t का मतलब आपका क्या होगा, सेकंड। आप इतना रखिए, इतना रखिए, दोनों बातें आपकी सही होंगी। आखिरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, आपसे पूछा क्या गया था तो हम आपको बता देते हैं। आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे था गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, त्रिज्या की परिवर्तन की दर 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। आपका लिखा है
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, फिर से वही बात है, गोले का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब बदलती रहती है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, इसका मतलब dv/dr ज्ञात करना है आपको। तेरी तो त्रिज्या आगे उसने लिखा है आपसे, वो कह क्या रहा है, उसने लिखा है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताइए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर का मतलब dv/dr आपको ज्ञात करना है। समय के सापेक्ष अगर कहता तो dv/dt बताते। तो आप वही लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन को v से व्यक्त किया जाए। जब आयतन को v से व्यक्त किया जाएगा तो आप लिखेंगे गोले का आयतन v = 4/3 πr³, यही तो होगा। अब यहाँ पे आपको t के सापेक्ष अवकलन नहीं करवाना है, r के सापेक्ष करवाना है। r के सापेक्ष आप करवाइएगा, और जैसे ही आप अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर 4/3 पाई के स्थान पर पाई, ये आपका होगा 3r²। अब वो कौन सी वैल्यू दे रखी है उसने r की, आगे वो लिखता है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तब बताइए। तो लिखेंगे जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब होगा क्या, बेहद आसान है, आप लिखेंगे dv/dr r = 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे 3 से 3 को क्रॉस करेंगे, 4 पाई, r की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो इसका जो मान होगा वो आपका होगा 400 पाई। यही आपका प्रॉपर आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां लिखा है, इसमें आपको फंक्शन दिया गया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी ये कि LHL आपका क्या होगा, RHL आपका क्या होगा। तो इसमें सबसे मज़ेदार बात तो ये है, x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब, x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। इसके दो मतलब होते हैं, पहला x या तो बड़ा है 0 से या फिर x छोटा है 0 से। यही तो होगा, जब बराबर नहीं है x का मान 0 के, या तो फिर माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जो हमें वैल्यू लेनी है LHL की और RHL की, उसके लिए जो फंक्शन होगा आपका यही होगा। दोनों के लिए फंक्शन आपका यही बनने वाला है, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों केसेस में यही होने वाला है। अब आगे समझ लीजिए, आगे एक और बात हमको समझनी है, मॉड एक्स के बारे में हमने आपको बताया था, -x LHL के केस में, +x RHL के केस में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप LHL निकालेंगे। LHL लेने पर, जब आप LHL लेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी, x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट। यहाँ जो आपका फंक्शन है LHL के केस में ये -x हो जाएगा, -x/x। आप अच्छे से जानते हैं, इसको अगर काट देंगे तो ये आपका कितना बनेगा, -1। और लिमिट इसके ऊपर कांस्टेंट के ऊपर पुटअप नहीं करवाई जा सकती। इसका मतलब LHL का मान हमारा कितना हो गया, LHL का मान हमारा -1 निकला। इसके बाद में RHL को हम लोग देख लेते हैं। RHL लेने पर, RHL का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, ये होता है। अब इसके लिए फंक्शन तो आपका वही है, x अप्रोचेस 0 का पॉजिटिव, फंक्शन आपका यही है। लेकिन हाँ, एक याद रखिए बात, -x मत लीजिए, प्लस का x लीजिए, क्योंकि आपको हमने बताया था मॉड का मतलब दो वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे +x रखना पड़ेगा। अपॉन में x है, कैंसिलेशन करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मान आपका कितना आया, 1 आया। अब आप देख रहे हैं बड़े आसानी से आपको दिख रहा है कि LHL बराबर नहीं है RHL के। लिखेंगे था LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन असंतत है।
असंतत है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे दर्शाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8वां समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो फंक्शन गिवन है और इसमें आप समझ गए होंगे x का मान छोटा है और इसमें x का मान बड़ा है 0 से। इसका मतलब ये आपका LHL बना और ये आपका क्या बना, RHL। अब आप जानने लगे हैं इन बातों को, तो आप हल करेंगे। सबसे पहले LHL लेने पर LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाएं पक्ष की सीमा इसको लिखा जाता है, बाएं पक्ष की सीमा। जब बाएं पक्ष की सीमा आप यहाँ पे लेंगे तो आपको फंक्शन तो वही लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, ये आपका x है, अपॉन में क्या, आप अच्छे से जानते हैं अगर LHL ले रहे हैं और मॉड के अंदर x लिखा है तो यहाँ पे -x रखिए, ये माइनस का आपका x लिखा जाएगा। कैंसिलेशन करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं इसका मान -1 बचेगा और लिमिट कांस्टेंट के ऊपर पुटअप आप नहीं करवा सकते। LHL की वैल्यू आपकी कितनी है, -1 अब RHL लेंगे, RHL लेने पर RHL का मतलब दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा होगी क्या, दाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, तो ये दिख रहा है ना फंक्शन आपका -1 है, लिखना आपको पड़ेगा लिमिट x अप्रोचेस 0 का पॉजिटिव, आपका जो फंक्शन है वो -1 है। यहाँ लिमिट आप पुटअप नहीं करवा सकते, इसका मान कितना आया, -1। अब LHL और RHL दोनों बराबर हैं, LHL इक्वल टू RHL लिखेंगे आप, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा, अतः दिया गया फलन संतत है। आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, मतलब घन की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है रेट क्या चेंज होगा वॉल्यूम में। तो आपकी दो चीजें यहाँ गिवन है, पहला घन के किनारे में परिवर्तन गिवन है, तो आपको सबसे पहले घन की भुजा माननी पड़ेगी। आखिरकार आपने भुजा नहीं मानी तो आप नहीं लिख पाएंगे कि घन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस प्रश्न में आपको आयतन बताना है। एक बात तो ये रही, आयतन में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है और घन के किनारा मतलब भुजा में परिवर्तन दे रखा है, तो आप मानेंगे सबसे पहले घन की भुजा। हमने माना घन की भुजा x है। अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन को v से व्यक्त करते हैं, वॉल्यूम आपका क्या होगा, भुजा पे घाते 3, भुजा आपकी x है तो भुजा पे घाते 3। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए dv/dt, क्योंकि आयतन में परिवर्तन चाहिए तो इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष। कहाँ से पता चला, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ये बात पता चलती है। तो आपको करना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² और इस x का दोबारा से dx/ क्या होगा dt। अब dx/dt का मान क्या है, तो प्रश्नानुसार हमें गिवन है कि आपने भुजा मानी थी x और इसका जो रेट है जो चेंज हो रहा है प्रति सेकंड वो कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें गिवन है, दिया है, चूंकि dx/dt बराबर गिवन है 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ये गिवन है। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 1 में dx/dt का मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे, अब dx/dt का मान जब आप रखोगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² इंटू कितना, इंटू यहाँ पे 3 मतलब 9x² होगा। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा यानी कि जो आपकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा अगर 10 सेंटीमीटर इसका मतलब dv/dt x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ रखिए 9
और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 होगा। आंसर आपका क्या बनेगा? तो आपका आंसर बनेगा 900। 900 के बाद में मात्रक आपका क्या? तो वॉल्यूम का आपका मात्रक होता है, भुजा भिगाते 3, और यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या? तो टी फॉर टाइम, तो आपका आंसर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। प्रश्न संख्या हमारी 5 लिखे, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में वृत्त के रूप में चलती हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? उस क्षण, उस समय, इस क्षण का मतलब क्या है? उस क्षण समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो क्षेत्रफल आपका वृत्त का क्या होता है? वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला आप लगाएंगे। और ये किसका मान है? ये किसका मान है? ये बड़े आसानी के साथ आप पता लगा ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला यही होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के अंदर त्रिज्या के अलावा और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यानी कि जो घटेगा और बढ़ेगा इसमें केवल एक ही है, घटने और बढ़ने का काम कौन करेगा? त्रिज्या। अगर त्रिज्या छोटी तो छोटा वृत्त, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा वृत्त। आप सबसे पहले तो मानेंगे त्रिज्या आपकी है कितनी? तो सबसे पहले मानेंगे वृत्ताकार तरंग की, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए dA अपॉन dt। अब dA अपॉन dt अगर चाहिए तो करेंगे क्या? t के सापेक्ष अवकलन। कैसे पता लगा? तो ये सेकंड लिखा है ना नीचे, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन आपका होगा dA अपॉन dt बराबर 2, आपका आगे आ जाएगा तो 2 पाई आर, और r का फिर से आप करेंगे तो ये आपका बनेगा dr अपॉन dt। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब dr अपॉन dt का मान क्या है? तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिखा नहीं है तो आप पता लगाएंगे कि वही है, त्रिज्या का ही मान होगा, क्योंकि r के अलावा और कुछ इसमें होता नहीं है। अब आप लिख देंगे, चूंकि हम लिखेंगे दिया है dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ये गिवन है। समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, जैसे ही आप मान, तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी, dA अपॉन dt बराबर 2 पाई आर। इसका मान आपका 5 है तो ये आपका होगा कितना? 10 हो जाएगा पाई आर। अब इसके बाद में आपसे क्या रखा कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन तो इतना होगा, लेकिन उसने कहा है कि आपकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा? तो आप लिखेंगे जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन देख लेंगे। लिखेंगे अगली जो लाइन हम लिखेंगे वो ये होगी, जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। आप अगर इतनी भाषा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, तब भी बात समझ में आ जानी चाहिए। dA अपॉन dt, r बराबर क्या? 8 सेंटीमीटर। यहाँ r का मान रख दीजिए तो 10 पाई इंटू 8, वैल्यू आपकी आएगी 80 पाई। a का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, कुछ ऐसे होते हैं। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस टी का मतलब ये हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, गिवन है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि जब आपकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तो आप बताइए परिधि में कितनी वृद्धि होगी।
पेरीमीटर में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है और परिधि को आप किससे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे परिधि को व्यक्त करने के तरीके, कोई सरकमफ्रेंस लेता है यानी कि सी, और कोई आपका पी लेता है पेरीमीटर। तो आप जिससे भी लिखना चाहें, जिससे भी संकेत अक्षर दिखाना चाहें, इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस, वो भी वही होता है पेरीमीटर। आप जिसे भी लिखना चाहें लिख दीजिए। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा परिधि को, वृत्त की परिधि को सी से व्यक्त करेंगे, सी से व्यक्त करेंगे। अब जब सी से आप व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे वृत्त की परिधि सी बराबर 2 पाई आर। यही तो फॉर्मूला होगा, आप अच्छे से जानते हैं किसके सापेक्ष अवकलन होने वाला है। तो यहाँ सेकंड लिखा है, इसका मतलब टी के सापेक्ष कराइए। अब जब अवकलन आप कराएंगे तो ये होगा डी सी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर का क्या होगा, तो आप अच्छे से जान पाए आर का 1, लेकिन फिर से आर का आप कराएंगे, आर का क्या होगा डी आर अपॉन डी टी होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा डी आर अपॉन डी टी होगा, आर का जो मान होगा। अब प्रश्नानुसार आर की वैल्यू हमें गिवन है, प्रश्नानुसार डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये समीकरण 1 है, लिख देंगे समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, जैसे ही आप डी आर अपॉन डी टी का मान रखेंगे तो आपका वैल्यू ये बनेगा, क्या बनेगा, डी सी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई, आर की जगह वैल्यू लिखेंगे 0.7 हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.4 पाई। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे कि आर का मान अप्लाई आपने क्यों नहीं किया, अप्लाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आर यहाँ पे है ही नहीं। अगर क्षेत्रफल पूछता तो आर की वैल्यू आपको अप्लाई करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक आयत की लंबाई x से रिप्रेजेंट किया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और चौड़ाई y है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब इसने 2 मान आपसे पूछे हैं, पहला आयत का परिमाप और दूसरा आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर और नीचे आपका मिनट लिखा है, मिनट का मतलब आप समझ गए, टी के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मानेंगे क्या, तो आप मानेंगे क्या, उसने गिवन किया है लंबाई x है और इसके बाद में चौड़ाई आपका क्या है p है। परिमाप को आप किससे लिखेंगे, तो p से आप व्यक्त कर दीजिए। लिखेंगे आयत के परिमाप को p से तथा आयत के क्षेत्रफल को a से व्यक्त करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप p से किसको दिखाएंगे, a को किससे दिखाएंगे। अब अगली बात जो हमारी होगी वो ये होगी आयत का परिमाप कितना होता है। तो आयत के परिमाप को आप जानते हैं 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी है x, चौड़ाई आपकी कितनी है तो भाई लिख दीजिए, और परिमाप को आप p से व्यक्त कर दीजिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा इसका t के सापेक्ष में अवकलन। क्या होगा, तो ये होगा dp अपॉन dt, 2 के स्थान पर 2, x का आपका होगा dx अपॉन dt, y का आपका होगा dy अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का मान क्या है, dy अपॉन dt का मान क्या, तो दोनों बातें अभी हम आपको बताते हैं, बेहद आसान है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे dx अपॉन dt का मान क्या है, तो dx अपॉन dt का मान बिल्कुल आसान है। प्रश्नानुसार dx अपॉन dt का मान क्या है,
तो x जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तो आप माइनस लगाएं, माइनस के 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद में dy अपॉन dt का मान क्या होगा, तो dy अपॉन dt का मान यही देख लेते हैं, क्या होगा dy अपॉन dt, चौड़ाई y है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव रखिए, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, लिख दीजिए दोनों बातें। इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 कह दें तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में dx अपॉन dt तथा dy अपॉन dt के मान रखने पर, तो जब आप मान रखेंगे, यहाँ मिनट कर लीजिए सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो याद रखिए क्या होगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 2, dx आपका पहले था ये -5, dy आपका कितना है 4 है, इसको जब आप लेस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब ये माइनस का 2 क्या, तो p पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, अपॉन यहाँ मिनट है तो आप मिनट लिख दीजिए, सेंटीमीटर अपॉन मिनट। इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या फिर ऐसे लिखिए 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, माइनस चिन्ह क्या बताएगा, घटने को बताएगा माइनस चिन्ह। अब इसके बाद में हम लोग क्षेत्रफल को देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल आपका क्या है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, तो आयत के क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है A बराबर एरिया A फॉर एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब क्या, लंबाई का मतलब आपका x है, इसके स्थान पे आप x लिखेंगे। चौड़ाई का मतलब आपका क्या, तो चौड़ाई के स्थान पे आपका y है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, y लगाएंगे या लिखेंगे। अब यहाँ सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आप इसका अवकलन जब t के सापेक्ष में कराएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फलन बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फलन आपको लगाना पड़ेगा, क्या होगा, डी अपॉन डी टी बराबर पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो वैल्यू आपकी आएगी dy अपॉन डी टी, प्लस का निशान दूसरा फलन, ये इनटू का निशान है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, इसका मतलब dx अपॉन dt यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब x का वैल्यू उसने कहा है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है, तो लिखेंगे जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन तो dA अपॉन dt, x बराबर 8 और y बराबर कितना है 6, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। x की जगह पे 8 रखिए और dy का मतलब dy अपॉन dt आप जानते हैं 4 होगा, लिख दीजिए। इसके बाद में y का मान आपका 6 है, यहाँ पे लिखें, dx अपॉन dt का मान कितना होगा, -5, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 32 माइनस का 30, तो आपका 2 आएगा, 2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है, तो आप मिनट लिखिए, मिनट। आंसर आप अंत में क्या लिखेंगे, आंसर आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव निशान है तो बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। ओके, अच्छा, आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। आज हम आर्मी पेपर सेट नंबर 11वां करने जा रहे हैं। अभी तक 10 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये रहा, इसमें लिखा है यदि लॉग इसका बेस आपका 10 है, यहाँ x बराबर a, तो पूछता है आपसे कि x का मान क्या होगा। कई बार इस क्वेश्चन को कर लिया गया है, पहले भी आपको बताया गया था। जब आप यहाँ से लॉग को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जो इसका आधार होता है, जो भी इसका आधार है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। इधर आपका आधार क्या था, तो 10 था,
10 इधर लिख लिया, और जो आपका इधर लिखा है RHS में, इसको पावर के रूप में लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। फिर से सुन लीजिए, जो आपका बेस होता है, आधार होता है, इधर लिखना पड़ता है, इधर RHS में जो भी है इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। ये आपका x का मान रहा। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न ये है, इस प्रकार से गुणनखंड आपको बताने हैं। 4k² माइनस 4k प्लस 1 के गुणनखंड बताइए। इसको 0 के इक्वल रखिए। आप क्या करेंगे, 4 एकन 4 जानते हैं अच्छे से, 2 और 2 आपके गुणनखंड बन गए। 4k² माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 बना लीजिए या जोड़ों के रूप में, तो आप ले लेंगे कॉमन 2k, तो आपका आंसर होगा 2k माइनस 1, इधर -1 कॉमन, 2k माइनस 1। तो आपके गुणनखंड कुछ ऐसे आए, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ये आपका आंसर रहा। आप चाहें तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको एक श्रेणी दे रखी है, 125 है, 64 है, 27 है, यहाँ 8 है। आप अच्छे से जान पाए कि 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब आपका, ये 27 है, 3 का क्यूब, ये आपका 2 का क्यूब। इसका मतलब यहाँ आपका क्या होने वाला है, 1 का क्यूब। मतलब आप 1 यहाँ पे फिलअप करेंगे, 1 होगा इसका आंसर। अब इसके बाद में 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण हैं और प्रत्येक 40 डिग्री है, तो चौथा कोण बताइए। आपसे लिखा है कि 3 कोण जो है 80-80 डिग्री के हैं। इसका मतलब तीनों कोणों का योग आपका कितना हो गया, 240। और जो चौथा कोण आपसे पूछ रहा है, इसको हमने x मान लिया। और आप अच्छे से जानते हैं कि इन चारों कोणों का जो योग होता है आपका, वो 360 होता है। x बराबर वैल्यू क्या होगी, 360 में से आप लेस कर देंगे 240, तो आपकी वैल्यू बचेगी 120 डिग्री। यही आपका प्रॉपर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5वां प्रश्न हमारा ये है, आपको जोड़ना है। कुछ इस प्रकार से बात लिखी है, 1 7 यहाँ कम होता हुआ चला गया है। क्या करेंगे, कितनी बार है, तो 4 बार है। 7 चौको 28, 8 लिख देंगे, 2 हासिल हो गया। 7 7 14, 7 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 का मतलब फिर से 2 हासिल है। यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाइए, 14 14 और 2 16, 16 मतलब 6 हासिल, आपका 1 रहेगा। 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 86 38 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा लिखता है, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा आपकी दे रखी है 40 और दूसरी भुजा है 10। यानी कि लेंथ आपको 40 हो सकता है, लेंथ रही हो, या फिर आपकी ब्रेड्थ हो यानी कि चौड़ाई। एक 40 है तो दूसरी आपकी 10 है। पेरीमीटर बताना है आयत का, तो आयत का परिमाप होता कितना, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2। एल और बी को जोड़िए तो आपका 50 आएगा, 50 का 2 में गुणा करिए तो आपका आंसर 100 सेंटीमीटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 7वां, रेलगाड़ी से संबंधित है। इसमें उसने लिखा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है खंभे को, किसी खंभे को पार करे, पेड़ को पार करे या मानव को पार करे, तो इसमें एक ही कंसेप्ट होता है। इसमें जो दूरी लिखनी पड़ती है वो रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होती है वही आपको दूरी के स्थान पे लिखना पड़ता है। ये आपका खंभा रहा। अगर ये आपका खंभा है तो ये पार कब कर पाएगी, जब रेलगाड़ी अपने बराबर डिस्टेंस कवर करेगी तब पार कर पाएगी। तो आपको गिवन है, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलने का काम कौन करेगी, तो ट्रेन करेगी। तो चाल उसकी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख रहा है कि गाड़ी की लंबाई बताइए, तो हमें पता नहीं है, यानी कि डी होगी। और इस तरफ लिखा है 25 सेकंड लगते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे। कैसे आप चेंज करेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का, ये मीटर प्रति सेकंड आपका बन गया। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 18 दूना आपका 36 हो गया, ये 25 है, 5 दूना 10 यानी कि 250 मीटर। ये रही आपकी ट्रेन की लंबाई। यानी कि जो वर्क है आपका वो 25 है।
35 दिनों में तैयार करती है। तो फॉर्मूला आपका होता है MDH/W। जो काम है वो काम आपका कितना है, 25 टोकरी बना रही है स्मिता, और कितने दिन लेती है, 35 दिन लेती है। काम जो होता है उसे आप नीचे लिखिए। इसके बाद में लिखा है 110 टोकरी के लिए, यानी कि अगर काम 110 टोकरी बनाना हो तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। आसान सी बात है, 5 से काटेंगे और ये आपका 22 हो जाएगा। 5 से जब काटेंगे 5 सत्ते 35, 22 का आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसमें, 7 में, तो आपका कितना बनेगा, 154 बनेगा। कर लीजिए, 154 ही आएगा। दिन आपको लगेंगे कितने, 154। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक तोता 28 रुपये 40 पैसे में बिक्री के लिए रेडू 25% लाभ कमाती है, बिक्री कर देती है 28 रुपये 40 पैसे में, तो तोते का क्रय मूल्य बताइए। तो आपसे सीपी पूछा गया है तोते का। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीपी आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य आपका क्या होगा। यदि सेलिंग की बात कर लें 28 रुपये 40 पैसे रही है और प्रॉफिट आपका रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर SP माइनस CP अपॉन CP गुणे 100। यही तो होता है, कई बार बताया गया है। SP आपका है 28.4, CP आपको निकालना है तो X मान लीजिए CP को, गुणे यहाँ पे 100 है और इधर आपका लिखा है 25। आप क्या करेंगे, इस 25 से इस 100 को काटेंगे, आपका 4 आएगा। इधर आपका x बना रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस के 4x, 4 चौको 16 हो गया, चरवट 32 हो गया, 32 और 1 33, और इसके बाद में 3, 4 दूना 8, 8 और 1 8 और 3 आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका बनेगा कितना, 5x इक्वल टू 113.6। 0.6 को आप हटा दीजिए, पॉइंट जो है हटा दीजिए, अपॉन में 10 लिख दीजिए। इधर आपका कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी के साथ हम कह देंगे 5 का जब आप भाग लगाएंगे, 5 दूना आपका हो गया कितना, 10 हो गया, यहाँ 1 बचेगी, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, दशमलव आप लगा देंगे और 5 दूना 10, अपॉन में आपका कितना है, तो 10 है। आप अगली लाइन क्या करेंगे, तो आप इस 10 को हटाएंगे, जब 10 को हटाएंगे एक अंक और आपका दशमलव का खिसकेगा, तो आपका आंसर आने वाला है 22 रुपया 72 पैसे। ये होगा आपका CP। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपका 10वां जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग आपका 266 है। क्रमागत है तो पहला आप मान लीजिए पूर्णांक x है और इसमें एक ऐड करेंगे तो x + 1 होगा अगला, फिर x + 2 होगा और इसके बाद में x + 3 होगा। कह रहा है कि सभी का योग 266 है। इन सब का जब आप योग कर देंगे तो इसका वैल्यू आपका 266 है, तो जब ऐड करेंगे तो ये आपका 4x आएगा। 3 2 5 और 1 कितना हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, इक्वल टू 266। तो 4x बराबर आपकी वैल्यू आएगी 260। x बराबर आपका क्या होगा, तो 4 से जब काटेंगे 6 बार ये जाएगा और 4 पंचे 20 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, तो पहला पूर्णांक आपने x माना था तो आपसे यही पूछा गया था, 65 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, सरल करना है। इसमें सरल करना है, लिख रहा है कि 3 - 5 + 2 × 3 + 5 - 2। सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। आप जानते हैं वर्डमस नियम से ब्रैकेट आप सबसे पहले हल करेंगे। 5 और 2 आपका कितना हो गया, 7, तो ये -7 और 3 का आपका मल्टीप्लाई 7 या 21 हो गया, + 5 - 2 है। अब क्या करेंगे, 21 आपका माइनस का है, 5 प्लस का 5 और 3 हो गया आपका 8, लिखेंगे माइनस के 23 और प्लस के आपके 8 हैं। 23 में से जब 8 आप लेस करेंगे तो आपका माइनस का 15 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा समाप्त होता है 41। अब चलते हैं, यानी कि 11वां क्वेश्चन था, अब 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिख रहा है 0.5 की पावर 4, पॉइंट है 0.5 और इसके बाद में माइनस के निशान इधर लिख रहा है 0.4 की पावर 4, अपॉन में इसने लिखा है 0.5 की पावर 2 + 0.4 की पावर 2।
आप इस क्वेश्चन में करेंगे क्या आप 4 बार गुणा करेंगे? नहीं, इतना समय वहाँ नहीं होता है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ वर्गांतर यूज करिए। क्या करिए? वर्गांतर यूज करिए। क्या होगा वर्गांतर? तो 0.5 यहाँ इस प्रकार से लिख लीजिए 4 को, इधर इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए। जैसे ही आप इस प्रकार से लिख लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप कर देंगे तो बड़े आसानी के साथ जो आपकी हर में व्यवस्था लिखी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको आप ए कहिए, इतना आपका लिखा है इसको ए कहिए, और ये आपका जो लिखा है इसको आप बी कहिए। तो ये ए का स्क्वायर और ये आपका बी का स्क्वायर, तो आपका बनेगा क्या? ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब ए माइनस बी आप करेंगे तो आप कहेंगे 0.5 का स्क्वायर, जो आपका लिखा है कुछ इस प्रकार से 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। ये आपका बना क्या? ये आपका बना a प्लस बी। इसके बाद में अगला ब्रैकेट चालू होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये आपका दूसरा ब्रैकेट है। अपॉन में आपका लिखा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको सरल कर सकते हैं। इसको भी सरल करने के लिए आपको दोबारा से वर्गांतर लगाने की ज़रूरत है, या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए। दोनों बातें हैं, कोई वर्गांतर लगाएगा लग जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका आंसर होगा 0.25 और यहाँ लेस करना पड़ेगा 0.16। जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 0.09, ये आने वाला है। अब 42 क्वेश्चन के बाद में अब हम चलते हैं 43 नंबर पर, यानी कि ये आपका 13वां प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है घनमूल आपको निकालना है 216 और इधर 000 है। अगर यहाँ घनमूल ना होता तो वर्गमूल होता तो बड़े आसानी के साथ 2-2 के जोड़े बनाते, लेकिन यहाँ घनमूल है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? लिखने का क्या तरीका रहेगा? तो 6 गुणे 6 गुणे 6, इधर 10 गुणे 10 गुणे 10 आप कर देंगे। 3-3 के जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे, तो आपका आंसर 6 गुणे 10 मतलब 60 होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न रहा, x का मान बताना है और अनुपात के रूप में वैल्यूज इसने दे रखी हैं 8:9, x अनुपात आपका 18, x का मान बताइए। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको आप बराबर समझ के चलिए। ये क्या है? ये बराबर का निशान है, लगा लिया। इधर आप करेंगे 8/9, इधर आपका है x/18, 9 दूना 18 कर दिया हमने। x बराबर वैल्यू 8 दूना आपका हो गया 16। ये क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। अब 15वें की तरफ चलते हैं। अंडर रूट में व्यवस्थाएं लिखी हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ 60 लिखा है, इसके बाद में इसने लिखा है 15 माइनस अंडर रूट 135 बराबर अंडर रूट x। तो आपको बताना पड़ेगा x का मान क्या है। बहुत आसान सी बात है, x का मान आपको बताना है। सबसे पहले इनके फैक्टर करिए। इनके फैक्टर क्या होंगे? तो 15 चौको 60 होता है, तो आप लिखेंगे 15 चौकों का मतलब 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद में आपका ये कितना रहा? तो ये आपका 15 है, और ये 15 निम्मा 135 होता है। 15 गुणे 3 गुणे 3 बराबर अंडर रूट x। अब आप देखेंगे कि सभी में एक फैक्टर कॉमन है, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15। तो इसमें होगा क्या? देखिए और समझिए। यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 15 लिख सकते हैं। फिर आपका है अंडर रूट 15, यहाँ आपका है 3 अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट x। ये 2 अंडर रूट 15 और ये 1 अंडर रूट 15 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये आपका बनेगा कितना? 3 अंडर रूट 15, और ये आपका माइनस का 3 अंडर रूट 15 गिवन है। तो आप अच्छे से जानते हैं ये कैंसिल आउट होगा। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे आपने कर दिए 3, तो हम उनको बता देते कैसे कर दिए। यहाँ आप अच्छे से देख पाए कि अंडर रूट 15 आपका कॉमन है, ले लिया आपने। यहाँ से आपका 2 बचेगा, प्लस का निशान, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, इसलिए 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 अंडर रूट 15 बनेंगे। और आप एक और अच्छे से बात जानते हैं कि आखिरी में एक जैसी चीज़ें हैं तो ये जोड़ और घट सकती हैं, इनमें भाग और गुणा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 था, इसका आंसर क्या बनेगा? तो ये आपका वैल्यू 0 अंडर रूट x, तो x का वैल्यू भी आपका 0 ही रहेगा, x बराबर 0। इस तरीके से आर्मी सेट नंबर आपका 11वां जो था, ये सेट नंबर 11 जो था वो समाप्त होता है।
अब सेट नंबर 12वां देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ए की आयु बी से 25% कम है। अब इसने लिखा है ए की आयु बी से 25% कम है, तो सबसे पहले आप 25% की भिन्न निकालिए। कैसे निकालेंगे? 25 और बटे कर देंगे 100, 25 चौको आपको हो गया 100। ऐसा कम है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। कौन कौन कैंडिडेट हैं? तो आपका एक ए है और दूसरा आपका बी है। कम कौन है? ए की आयु बी से कम है, इसका मतलब ए का आयु आपको कम लेना और बी की आयु ज़्यादा लेनी है। तो बी की आयु आपकी 4 हो गई, 4 में से 1 कम करिए तो इसका मतलब ए का जो आयु होगा वो आपका 3 रहेगा। इसके बाद में वो पूछ रहा है बी की आयु ए से कितने % अधिक है। बी की आयु ए से कितनी ज़्यादा? तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा। किससे? बी की आयु ए से जिससे हो उसको अपॉन में करिए, गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें वो लिख रहा है हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है। इसने लिखा है एक तरफ हिमांशी है और दूसरी तरफ प्रियंका, एक की आयु 3 है और एक की आयु 5 है। अब वो कह रहा है कि दोनों की आयु का योग यानी कि 3 और 5 मिलकर आपका 8 हो गया। 8 = 80 है, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर वैल्यू आपकी कितनी रहेगी? तो 10 वर्ष रहेगी। अब इसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद हिमांशी की आयु तथा प्रियंका की आयु बताइए। तो हिमांशी की वर्तमान आयु आपकी कितनी है? ये आपकी वर्तमान आयु, तो 1 बराबर जब 3 तो 3 बराबर आपका कितना होगा? 30 हो जाएगा। ये किसकी उम्र रही? तो ये हिमांशी की उम्र रही। इसके बाद में अगर बात करें प्रियंका की, तो प्रियंका आपकी 5, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये 50 वर्ष हो जाएगा। 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद इन दोनों की उम्रें 10-10 साल बढ़ जाएंगी। तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद हिमांशी आपकी हो जाएगी 30 में 10 जोड़ेंगे तो 30 + 10 बराबर 40 वर्ष। और प्रियंका की अगर बात करेंगे तो 50 + 10 बराबर वैल्यू आपकी होगी 60 वर्ष। ये आपके आंसर रहे क्वेश्चन नंबर 2 के। कुछ नहीं था, हिमांशी प्रियंका 3:5 के अनुपात में इनकी आयु थी। इनकी आयु का योग 80 था, यानी कि आप जोड़ेंगे तो 8 बराबर 80, 1 बराबर आपका 10 हो गया। तो हिमांशी आपकी 3 यहाँ पे है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में है, इसकी वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। प्रियंका की आपकी उम्र 50 होगी। 10 साल बाद दोनों की उम्रें बढ़ेंगी, इसका मतलब ये 30 से 40 साल और प्रियंका 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 साल की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा लिखा है, एक आपको सीरीज गिवन है 5 + 8 + 11, यहाँ 14 है और कह रहा है कि 22वें पद का योग बताइए। 22वें पद का योग तो आप अच्छे से जानते हैं, आप चेक करेंगे ये सीरीज आपकी कैसी है, एपी है या फिर जीपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। अगर समान अंतर हैं आपके तो आप कहेंगे ये एपी है। 5 में आप ऐड करें 3 तो 8 बनेगा, 8 में 3 ऐड करें तो 11 बनेगा, 11 में 3 ऐड करें तो आपका 14 बनेगा। तो इसका मतलब ये आपकी सीरीज आपने तय कर ली, ये आपकी एपी है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसमें फॉर्मूला आपका क्या होता है उसको बता देते हैं जल्दी से। ए बराबर आपकी वैल्यू 5 हो गई, पहला पद ए बोला जाता है। इनके 2 पदों के बीच में जो आपका अंतर है उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, वो आपका कितना है? तो 3 है। कौन से पद की बात कर रहे हैं? तो आपको बताना है 22वें पद के लिए। इनके बीच में किसका निशान लगाए? तो प्लस का। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा? Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। S का मतलब सम है, n पदों का जो सम, n के स्थान पे आपका कितना है? तो 22 है। a का वैल्यू पता, इसके बाद में आपको वैल्यू पता है d का, सभी को आप पुटअप करिए, वैल्यू को रखिए। n बराबर 22, 22/2 का मतलब 11 होगा, 22/2 का मतलब 11 होगा। a के स्थान पे आपका 5 है तो 5 दूना 10 हो गया। n-1 मतलब 22 - 1 21 होगा, 21 में 3 का गुणा तो 63 होगा। वैल्यू आपकी ये हो गई 73, 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 × 33, 11 × 7 = 77, 77 और 3 आपका कितना हो गया? 80 हो गया। ये आपका 803 आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। चौथे प्रश्न में आपको गुणनखंड बताने हैं।
लिख रहा है 5x² माइनस 32x प्लस 12। करेंगे क्या आप, तो 12 और 5 के ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं जिससे 32 आपका बन जाए। 12 का मतलब 2 दूना 4 तिया 12 और इधर 5 करेंगे तो होगा क्या, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 और 2 आपको मिलके बनाने हैं कितने, 32 बनाने हैं। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अभी आपको बताया था, क्या बताया था, आपने करने हैं 30। 30 का मतलब आपका हो गया 2 दूना 4 तिया 12 और इधर क्या होगा 5 होगा ये वाला, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30। इधर लिखेंगे 30x माइनस का 2x प्लस का 12। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। यहाँ से वैल्यू कॉमन होगी आपकी कितनी, तो यहाँ वैल्यू आपकी कॉमन होगी कितनी, 5x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, तो x माइनस 6 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 बचेगा, x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में 5x माइनस 2। ये आपके गुणनखंड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका समाप्त होता है चौथा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सीधे 5वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका 18 है और इसके बाद में क्षेत्रफल आपको बताना है। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है खास, इसको पहले जान लीजिए। ये आपका समबाहु त्रिभुज रहा और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए है तो ये सभी भुजाएं इसकी तीनों बराबर होंगी। अब परिमाप का मतलब होता है सभी चारों तरफ की माप। जब चारों तरफ की आप माप करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग आपका 3a होगा और इक्वल टू आपके 18 के हो जाएगा। a बराबर यानी कि भुजा a बराबर वैल्यू आपकी 6 आई। इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी कितनी है, 6 है, तो 6 गुणे 6 कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 ती 6 और ये 2 ती 6, 3 तिया 9 √3। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आप स्क्वायर कर लिखिए, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका होता है कंप्लीट। अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें लिख रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक व 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर है, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेंथ और इधर रही आपकी ब्रेड्थ। आपने मान लिया ये आपका x है, इसमें लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना, तो चौड़ाई से 3 गुना मतलब अगर ये x है तो ये आपका 3x हो गया। 3 गुने से 6 कम है तो 3x माइनस 6 कर दीजिए। परिमाप का आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 L प्लस आप b कर देंगे तो 2 के स्थान पे 2, L का मान आपका कितना, तो L का मान आपका होगा 3x माइनस x लिख दीजिए प्लस x कर दीजिए। इधर आपका है 148, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 4x और माइनस के 6 इधर आप करेंगे तो यह 80 हो जाएगा, माइनस 6 इधर 80 बनेगा। और इधर आपका है 4x, x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आई 20। अब वो पूछता क्या है, वो पूछता है बताइए लंबाई एवं चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई आपकी कितनी है, चौड़ाई आपकी कितनी है x, तो इसका मतलब ये आपकी चौड़ाई रही। लंबाई की अगर बात कर लें तो लंबाई आपकी क्या होगी, तो 3x का मतलब 20 या 60 माइनस 6 आप करेंगे तो इसका मतलब ये आपकी 54 सेंटीमीटर रहेगी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारी 7वीं लिखिए कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, इसका आयतन व भुजा कितनी गुना बढ़ जाएगी, आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि शुरुआत में त्रिज्या हमारी r है, इनिशियल प्रारंभ में मान लेंगे त्रिज्या हमारी कितनी है, 1 है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब दुगना तिगुना तो तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि पहले त्रिज्या कितनी थी, तो मान ली हमने 1 से कैलकुलेशन आसान होगी। तो प्रारंभिक आपका आयतन कितना हो जाएगा, गोलाकार है तो 4/3 पाई r क्यूब, 1 का क्यूब करिए तो वैल्यू आपकी आएगी 4/3 पाई। अब अंतिम की अगर बात करें तो r वो कहता है कि r को दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। तो r बराबर जब आप 2 कर देंगे तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपका कितना होगा, 8 होगा। अब देख लीजिए 4/3 पाई इसका कितने गुना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये इसका 8 गुना है, क्योंकि इन दोनों में यही कॉमन है। अब बचा कितना आपका 8 गुना, ये आपका 8 गुना आंसर प्रॉपर इसका रहने वाला है। अब 8 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। 7 हो चुके हैं कंप्लीट। 8 नंबर पे लिखा है x² - 13x + 42 = 0।
7 6 42, 7 और 6 13 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 42 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस 7 माइनस 6 यहाँ कॉमन x माइनस 7। आपका आंसर होगा x माइनस 7 x माइनस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिख रहा है कि टेन थीटा बराबर उसने गिवन किया है, टेन थीटा बराबर 12/13। आपसे पूछता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये पूछता है आपसे। आखिरकार साइन की वैल्यू क्या होगी? तो टेन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला टेन थीटा बराबर। साइन की वैल्यू आपकी सामने मिलेगी, ये 12 है। कॉस की वैल्यू आपके सामने मिलेगी, ये 13 है। तो साइन की वैल्यू आपकी 12, कॉस की वैल्यू 13। कॉस थीटा बराबर 13 माइनस 12, तो ये आपका जोड़ के 25, 25/1 का मतलब 25 ही होता है। क्वेश्चन संख्या हमारी 10 कंप्लीट होती है। अब 11वें की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, एक 60 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर गुणा 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको एरिया बताना पड़ेगा कहाँ आपको पत्थर लगवाने हैं। तो पत्थर हमें लगवाने हैं 60 मीटर गुणा 6 मीटर लंबे, चौड़ा जो बरामदा है 60 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है। इसका मतलब आपके पास में ये एरिया है। अब एक पत्थर की डायमेंशन क्या है? तो एक पत्थर की डायमेंशन है 10 डेसीमीटर, इसकी लेंथ है डेसीमीटर, और 9 डेसीमीटर आपका ये इसका क्या है? चौड़ाई है। ये सब आपको बनाने पड़ेंगे मीटर में। तो डेसी का मतलब आपका कितना होता है? तो 1/, करके लिखेंगे। यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 60 गुणा 6, इसके बाद में यहाँ लिख रहा है 10 गुणा आपको 9, कितने लगेंगे पत्थर तो हमको ये पता नहीं है। अपॉन में आप 10-10 कर लेंगे मीटर बनाने के लिए, कर लिए। एक 0 से एक 0 आपकी कैंसिल हो गई। यहाँ 9 लिखा है तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 इधर हो जाएगा। तो आपको आंसर बताना है तो कैसे आएगा? 2 दूना 4 और इधर 00 आप कर लेंगे। तो कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे? आपका आंसर हो जाएगा 400। ये अपॉन 10 आपको समझ में आ जाने चाहिए। डेसी लिखा है, डेसी का मतलब होता है 1/10, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है अपॉन में। तो आपका आंसर होगा 400। अब क्वेश्चन संख्या 12वें की तरफ चलते हैं। तो 12वें में लिखा है यदि दो संख्याओं का योग 97 है, तो दोनों संख्याएं हमने मान ली x और y है, इनका योग 97 है। अंतर आपका 37 है, तो दोनों का अंतर हमने कर दिया 37 है। इसको काट दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पे कितना होगा? 134 होगा। कर दिया हमने। x बराबर 6 और 7 यानी कि 67 आ जाएगा। x बराबर 67, उनका गुणनफल पूछ रहा है। 67 वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, यानी कि y का मान आपका होगा 97, यहाँ 97 माइनस आपको y करना है, यानी कि 67 करने हैं। तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो यहाँ पे 30 आ जाएगी। अब इन दोनों का गुणनखंड यानी गुणनफल करना है, x इंटू वाई करना है। 67 × 30 कितना होगा? 3 सत्ते 21 हो गया, 2 3 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20, यानी कि 20-10 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है एक व्यापारी सामान का दाम 20% लागत से अधिक लिखता है, वह ग्राहक को कितनी छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है? छूट का परसेंटेज बताइए। क्रय मूल्य से वो 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य आपका 100 है, तो इसका मतलब इसने अंकित कितना किया? मार्क आपने इसका आइटम किया है 120 का। अब वो कहता है कि 8% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है, तो बताइए छूट कितनी दी? 8% का लाभ, प्रॉफिट 8% का, इसका मतलब वो सेल कर रहा है आपका 108 में। 100 रुपया खरीद मूल्य, 20% ज़्यादा अंकित कर दिया, मार्किंग उसने की है 120 रुपए की। इसके बाद में कह रहा है कि 8% उसने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका 108 है। कितनी छूट दी? 120 की मोहर लगाई, इसके बाद में 108 का बेचा, इसका मतलब उसने 12 रुपए छोड़ दिए। अब छोड़ेगा किस पे? तो छोड़ेगा ना अंकित मूल्य पर, जिसकी मोहर है उसी के ऊपर छोड़ेगा। तो 12/120 गुणा 100 कर दीजिए। 1 0 ये कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आएगा? 10% की उसने छोड़ दी, यानी कि डिस्काउंट आपका है कितना? 10%। क्वेश्चन नंबर अब 14वें की तरफ चलते हैं।
सेकंड लास्ट हमारा इस क्वेश्चन है सेट नंबर 12 का। लिखता है a प्लस बी बराबर 9 और इसके बाद में ए बी बराबर आपका 20। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या होगा? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ए की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, आपको ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू आप 4 मान लीजिए। 5 और 4 9, वैलिड दोनों इक्वेशन है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर 41 रहेगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया? 41। क्या किया हमने? 20 के गुणनखंड कर लिए 5 और 4। अब 5 और 4 यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 9 बन रहा है। तो कह देंगे ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ए का वैल्यू 4 रहे, बी का 5, लेकिन आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतिम प्रश्न सेट नंबर 12 का ये रहा आपके सामने। लिखता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं? इसका फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या बराबर n(n-3/2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। इस तरीके से सेट नंबर 15 कंप्लीट। पहुंच करो जाइयो, कहूँ नहीं है। आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो? मतलब घन की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है रेट क्या चेंज होगा वॉल्यूम में। तो आपकी दो चीजें यहाँ गिवन है। पहला, घन के किनारे में परिवर्तन गिवन है। तो आपको सबसे पहले घन की भुजा माननी पड़ेगी। आखिरकार आपने भुजा नहीं मानी तो आप नहीं लिख पाएंगे कि घन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस प्रश्न में आपको आयतन बताना है। एक बात तो ये रही, आयतन में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। और घन के किनारा मतलब भुजा में परिवर्तन दे रखा है। तो आप मानेंगे सबसे पहले घन की भुजा। हमने माना घन की भुजा x है। अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन को v से व्यक्त करते हैं। वॉल्यूम आपका क्या होगा? भुजा पे घाते 3, भुजा आपकी x है तो भुजा पे घाते 3। आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए dv/dt। चूंकि आयतन में परिवर्तन चाहिए तो इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इसका अवकलन। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? टी के सापेक्ष। कहाँ से पता चला? तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ये बात पता चलती है। तो आपको करना पड़ेगा टी के सापेक्ष अवकलन। जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² और इस x का दोबारा से dx अपॉन क्या होगा? dt। अब dx/dt का मान क्या है? तो प्रश्नानुसार हमें गिवन है कि आपने भुजा मानी थी x और इसका जो रेट है जो चेंज हो रहा है प्रति सेकंड वो कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें गिवन है, दिया है, चूंकि dx/dt बराबर गिवन है 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ये गिवन है। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 में dx/dt का मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे, अब dx/dt का मान जब आप रखोगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² इंटू कितना? इंटू यहाँ पे 3 मतलब 9x² होगा। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा यानी कि जो आपकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा अगर 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब dv/dt x = 10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ रखिए 9 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 होगा। आंसर आपका क्या बनेगा? तो आपका आंसर बनेगा 900। 900 के बाद में मात्रक आपका क्या? तो वॉल्यूम का आपका मात्रक होता है, भुजा पे घाते 3 और यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या? तो टी फॉर टाइम। तो आपका आंसर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। प्रश्न संख्या हमारी 5 लिखे। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्त के रूप में चलती हैं। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है?
उस क्षण, उस समय, इस क्षण का मतलब क्या है, उस क्षण समय घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल आपका वृत्त का क्या होता है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला आप लगाएंगे। और ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये बड़े आसानी के साथ आप पता लगा ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला यही होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के अंदर त्रिज्या के अलावा और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी कि जो घटेगा और बढ़ेगा इसमें केवल एक ही है, घटने और बढ़ने का काम कौन करेगा, त्रिज्या। अगर त्रिज्या छोटी तो छोटा वृत्त, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा वृत्त। आप सबसे पहले तो मानेंगे कि त्रिज्या आपकी है कितनी, तो सबसे पहले मानेंगे वृत्ताकार तरंग की, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डीए अपॉन डी टी। अब डीए अपॉन डी टी अगर चाहिए तो करेंगे क्या, टी के सापेक्ष अवकलन। कैसे पता लगा, तो ये सेकंड लिखा है ना नीचे, इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन आपका होगा डीए अपॉन डी टी बराबर 2, आपका आगे आ जाएगा तो 2 पाई आर, और आर का फिर से आप करेंगे तो ये आपका बनेगा डी आर अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब डी आर अपॉन डी टी का मान क्या है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिखा नहीं है तो आप पता लगाएंगे कि वही है, त्रिज्या का ही मान होगा, क्योंकि आर के अलावा और कुछ इसमें होता नहीं है। अब आप लिख देंगे, चूंकि हम लिखेंगे दिया है डी आर अपॉन डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ये गिवन है। समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, जैसे ही आप मान, तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी, डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर, इसका मान आपका 5 है तो ये आपका होगा कितना, 10 हो जाएगा पाई आर। अब इसके बाद में आपसे कह रखा है कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन तो इतना होगा, लेकिन उसने कहा है कि आपकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, तो आप लिखेंगे जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन देख लेंगे। लिखेंगे अगली जो लाइन हम लिखेंगे वो ये होगी, जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। आप अगर इतनी भाषा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, तब भी बात समझ में आ जानी चाहिए। डी ए अपॉन डी टी, आर बराबर क्या, 8 सेंटीमीटर, यहाँ आर का मान रख दीजिए तो 10 पाई इंटू 8, वैल्यू आपकी आएगी 80 पाई। ए का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, कुछ ऐसे होते हैं। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस टी का मतलब ये हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, गिवन है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि जब आपकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तो आप बताइए परिधि में कितनी वृद्धि होगी, पेरीमीटर में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है और परिधि को आप किससे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे परिधि को व्यक्त करने के तरीके, कोई सरकमफ्रेंस लेता है यानी कि c, और कोई आपका p लेता है पेरीमीटर। तो आप जिससे भी लिखना चाहें, जिससे भी संकेत अक्षर दिखाना चाहें, इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस, वो भी वही होता है पेरीमीटर। आप जिसे भी लिखना चाहें लिख दीजिए। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा परिधि को, वृत्त की परिधि को
सी से व्यक्त करेंगे, सी से व्यक्त करेंगे। अब जब सी से आप व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सी बराबर 2πr, यही तो फॉर्मूला होगा। आप अच्छे से जानते हैं किसके सापेक्ष अवकलन होने वाला है, तो यहाँ सेकंड लिखा है, इसका मतलब टी के सापेक्ष कराइए। अब जब अवकलन आप कराएंगे तो ये होगा dc/dt बराबर 2π, आर का क्या, आर का क्या, आर का क्या होगा, तो आप अच्छे से जान पाए आर का 1, लेकिन फिर से आर का आप कराएं